जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने मामले को बड़ी आईनी बेंच में भेजे जाने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अब 5 रुकनी बेंच ही मामले की समाअत करेगी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफा 370 को मनसूख कर दिया गया था। धारा 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरुण सिन्हा जी, जो लॉयर हैं और याचिका भी इन्होंने दायर की थी इस मामले पर। सर, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या कुछ फैसले में रहा? देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस रमन्ना का जो फैसला आया है, वो फैसला इस बात का था कि 370 एब्रोगेशन को चैलेंज करते हुए जिन लोगों ने याचिका लगाई थी और उस पर जब सुनवाई शुरू हुई तो उनका एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आया कि इस मैटर को लार्जर बेंच यानी कि 5 जजेस से ज़्यादा बड़ी बेंच को रेफर किया जाए। उनका जो तर्क था कि प्रेमनाथ कौल का एक जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही है, संविधान पीठ का 59 का, और दूसरी जजमेंट है 1969 का संपत प्रकाश में। उनका कहना था कि दोनों का जो रेशियो है दोनों में कन्फ्लिक्ट है और दोनों ही जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैसले थे, लिहाजा इस मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दलील सुनी और हम लोगों ने भी उस रेफरेंस का विरोध किया था, यह कहते हुए कि जो हमने वी द सिटीजन की तरफ से 35A को स्क्रैप करने की मांग की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 2014 में, हमारी उस मांग को केंद्र सरकार ने मानते हुए और पार्लियामेंट में एक संशोधन ले आकर के स्क्रैप किया गया। हम लोग उस स्क्रैप का समर्थन करते थे कि होना चाहिए था। हम लोगों ने विरोध किया कि किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं है, और आप देखेंगे कि भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने भी विरोध किया कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, इस मामले को लार्जर बेंच को नहीं भेजा जाना चाहिए। हम लोगों की दलील को स्वीकारते हुए मैटर को लार्जर बेंच को भेजने से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में उसको मना कर दिया और पिटिशनर्स के कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। आज का यह फैसला इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो चैलेंज करने वाली याचिका है उनका निस्तारण यथाशीघ्र हो जाएगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ वरुण सिन्हा, ये कहते हुए कि जो ये पूरा मामला है कैसे सुप्रीम कोर्ट में आज जो जस्टिस रमन्ना है उन्होंने इस पे सुनवाई की और तमाम चीज़ों को दलीलों को सुनते हुए उन्होंने फैसला सुनाया कि किस तरह से ये जो मामला है इसे 7 जज में नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि जो 1959 और 1969 में जो सुनवाई हुई थी उसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है जिस तरह की मांग याचिका में इसके विरोध में की गई थी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस सब के बीच जम्मू कश्मीर के साबिक उजाला उमर अब्दुल्ला की हिरासत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 5 मार्च को होगी। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की तरफ से उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चैलेंज किया गया है। कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सारा अब्दुल्ला पायलट की नुमाइंदगी करते हुए इस मामले में फौरी समाअत की अपील की थी। उमर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। निर्भया इज्तिमाई इस्मतरेजी के मुजरिम पवन गुप्ता की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये सुनवाई बंद कमरे में 5 जजों की आईनी बेंच ने की। बेंच में जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल रहे। गौरतलब है कि इससे पहले तीसरी बार 3 मार्च के लिए पवन गुप्ता समेत 4 कसूरवारों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था। देखिए, सबसे पहली मुकेश एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जो पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में वो 5 मार्च के लिए पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है जो विनय की तरफ से विनय की मर्सी को चैलेंज करने के लिए पिटीशन पड़ी है वो पेंडिंग है। 77/17 दिल्ली हाईकोर्ट में अक्षय विनय पवन की तरफ से पेंडिंग है, और जो मर्सी पिटीशन है अक्षय की वो राष्ट्रपति भवन पेंडिंग है। तो ये सारी पेंडेंसी है, हम उसका सबका देखेंगे कि क्या क्या उसमें प्रोसेस करना है, क्या क्या, क्योंकि अब हमें ये देखना पड़ेगा अब क्यूरेटिव डिसमिस, क्योंकि बच्चे की जुवेनिलिटी के डॉक्यूमेंट होने के बाद सारे कागज, स्कूल सर्टिफिकेट, अटेंडेंस रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, रिजल्ट कार्ड, सब कुछ होने के बाद और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरीफाई करने के बाद इस पर अभी तक हमें सवाल का जवाब नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे
खारिज करना एक बात है, लेकिन हमारी जो पिटीशन है, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं जिनको दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर चुकी है, उनका जवाब हमें ऑर्डर में हम देखेंगे। ऑर्डर में अगर मिलता है तो ठीक है, अगर वो कहते हैं आपके कागज गलत हैं, अगर वो पवन के फादर पे स्कूल पे मुकदमा दर्ज करते हैं कि कागज गलत हैं, अगर वो मान रहे कागज सही हैं और घटना के समय पवन नाबालिग था, जुवेनाइल था, तो दिल्ली पुलिस क्यों तथ्यों को छिपा रही है। बीजेपी लीडरों की इश्तियाल अंगेज बयानबाजियों के मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सामाजिक कारकुन हर्षवर्धन ने आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा समेत कई लीडरों के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। अर्जी में इन तमाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मामले में FIR दर्ज करने की अपील की गई है। और दिल्ली तशद्दुद के ताल्लुक से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक तो दिल्ली में माहौल की बात हो रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं संसद में इस मामले को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। सड़क पे दंगा और संसद में पंगा, ये कुछ लोगों का बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडिशनल धंधा है। और किस तरह से अमन के जो माहौल बन रहा है उसको जो है वो हाईजेक करो, उसको जो है वो फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट करो, इसकी कोशिश है। हमें आज दिल्ली के लोगों ने इस तमाम उद्दंडता, अराजकता के दौरान भी जो अमन और इंसानियत की तस्वीर और अमन और इंसानियत की नज़ीर पेश की है पूरी दुनिया के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो एक बहुत ही उनको सर झुका करके सलाम करते हैं, नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं। और जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने और समाज के सभी वर्गों ने मिल करके उन शैतानी साजिशों को परास्त किया है, उसको शिकस्त दी है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यही ताकत हमारी जो एकता की ताकत है, एकजहती की ताकत है, गंगा जमनी तहजीब की ताकत है, इसी ताकत ने हमारे देश के एकता और सौहार्द के ताने बाने को मजबूत कर रखा है। और कुछ लोगों को ये खटकता है, कुछ लोगों को लगता है कि इस ताने बाने को कैसे डिस्टर्ब करो, कैसे डिस्ट्रॉय करो। सर, कांग्रेस पार्टी तो यहाँ तक कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह पे सारा इल्जाम डाल दिया, उनका रेजिग्नेशन मांग लगता है कि ये जो लोग भी चाहते हैं डिस्कशन करना, डिस्कशन सरकार कभी नहीं भागती, डिस्कशन करिए आप। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो लोग इन साजिशों के सूरमा हैं उनके चेहरे बहुत बेनकाब होंगे, और वो लोग भी बेनकाब होंगे जिनके की दंगों के 5000 से ज़्यादा दंगों के इतिहास और दंगों का दाग उनके दामन पर लगा हुआ है। और वैसे ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब जो इफेक्टेड एरिया है वहां जाकर दौरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी बात का कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि इसी तरह की जहरीली भाषा बोल करके वो जो है वो अपनी सियासत की दुकानें चला रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सवाल जो है बार बार उठाया जा रहा है, बीजेपी नेताओं के भी कई लोगों के नाम उसमें लिए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, मुझे लगता है कि इसमें किसका नेता है, किसका अभिनेता है, किसका नायक है, किसका खलनायक है, ये सब छोड़िए। कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी देश के अमन को बर्बाद करने और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और जिन्होंने भी किया है उनको उसकी सज़ा मिलेगी, उस गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आखिरी सवाल, कल हमने दिल्ली में देखा कई तरह की अफवाहें फैली और माहौल ख़राब होना शुरू हो गया। देखिए, हमें अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग अभी भी इस फिराक में है कि किस तरह से जो है वो अमन का जो माहौल बन रहा है उसको बिगाड़ा जा सके, और समाज के सभी वर्गों को इस बात की जिम्मेदारी है कि ऐसे जो लोग हैं, जो लोग की गुमराह करने की कोशिश करें, अफवाह फैलाने की कोशिश करें, उनको वो शिकस्त दे, एकजुट होकर के शिकस्त दे, यही हमारी ताकत है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली की फ़िक़ाना तशद्दुद को MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मंसूबा बंद नस्लकुशी करार दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस फसाद बर्पा करने वालों का साथ दे रही थी और हुकूमत खामोश थी। हमारे साथ सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली की जो हिंसा हुई है, कैसे देखते हैं सर? ये इसको हिंसा नहीं कह सकते आप, ये प्री प्लान तरीके से एक जेनोसाइड प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है। ये तो हिंसा नहीं है, तो बाकायदा प्लानिंग प्रोग्राम के साथ किया गया है, और पुलिस उनका साथ दे रही थी, सरकार खामोशी बनाई बैठी थी। इसीलिए आज हम देखते हैं कि 45 लोगों की मौत हुई है, हज़ारों करोड़ की जायदाद को नुकसान पहुंचा है, और कई लोग बेघर हो चुके हैं। यही है इसकी हकीकत।
सर मैं कई भड़काऊ बयान की बात की जा रही है सर, आपके पार्टी की भी जो कई सांसद हैं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भड़काऊ बयान है सर। बिल्कुल 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 हमारी वजह से फसाद हुआ। हमने ही कहा गोली मारो, हमने ही कहा कि पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहिए था, हमने ही कहा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं सर, अभी जो सर जिस तरह से इस्माइल साहब का बयान आया सर, मेरे दोस्त इस्माइल साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया है, मैंने भी उनसे बात की है। मुफ्ती साहब को मैंने कहा है कि आप जरा क्वेश्चन एक्सरसाइज करें। मुफ्ती साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, तो देख लीजिए ना, देख कर मुझसे सवाल करिए आप। और वहीं दिल्ली तशद्दुद पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के लिए सिर्फ मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। केंद्रीय सरकार कहती है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। 3 दिन दंगे हुए, रात और दिन 24/7 3 दिन दंगे होते रहे। केंद्रीय सरकार के किसी मंत्री को न कोई स्टेटमेंट देते देखा गया और न ही कहीं घूमने के लिए गए, और जिसके कारण यहाँ की पुलिस भी देखती रही। उसकी जो फुटेज आज दिखाई दे रही है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे भी होती है कि न तो केंद्रीय सरकार कोई एक्शन लेती है और न ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेती है और न ही पुलिस। सब लोग तमाशाई देखते थे। केंद्रीय सरकार चाहती थी कि जितने मरे मरने दो, जो जलता है जलने दो। कहीं फायर ब्रिगेड भेजने की कोशिश नहीं की। फायर ब्रिगेड जहां जाना चाहते थे पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी और कहा हम सिक्योरिटी भी नहीं देंगे। भड़काऊ भाषण भी आप मानते हैं? भड़काऊ भाषण भी रूलिंग पार्टी के लीडरों ने ही भी है। तो इसका मतलब है कि इन दंगों के पीछे केंद्रीय सरकार खुद थी और इनकी पार्टी थी। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर हुकूमत फिक्रमंद होती तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। दिल्ली की हिंसा आप सब जानते हैं कैसे हुआ, बेकार घुमाने का कोई क्या जरूरत है। एक सरकार थे यहाँ क्या, ये 3 दिन से गायब थे। ट्रम्प को जितने मेजबानी करना चाहिए करो, लेकिन हिंदुस्तान के दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, वहाँ जब खून बहते हैं, आगजनी होते हैं, लोग घर छोड़ के भागते हैं, तब इस तरफ तुम देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं। वो जो एक कहावत है ना कि जब रोम की नगर जल रही थी तो वहाँ का राजा नीरो वो बांसुरी बजा रहे थे। ये हाल ऐसा हुआ जब दिल्ली जल रहे थे। हमारा दिल्ली के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के गृह मंत्री अहमदाबाद जाके मेजबानी कर रहे थे। मेजबानी जरूर करो, लेकिन अपने देशवासियों की जिस ढंग से निशंस हत्या लीला चल रही थी उसके बारे में ध्यान करना चाहिए था। अगर ऐसा करते तो इस घटना की इस नौबत हमारे लिए नहीं आते। और दिल्ली के कशीदा हालात को देखते हुए दिल्ली असेंबली ने 9 रुकनी अमन हम आहंगी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत आप एमएलए सौरभ भारद्वाज करेंगे। कमेटी में अरकान असेंबली आतिशी और राघव चड्ढा भी शामिल रहेंगे। कमेटी की पहली मीटिंग आज 3 बजे सेक्रेटरीट में होगी। और बेहद अहम खबर कि दिल्ली में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस ने रोहड़ी इलाके से एक और शख्स को हिरासत में लिया। कल 2 लोग हिरासत में लिए गए थे। कल ओखला के बाटला हाउस इलाके में अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई थी। एक शख्स की मौत तक हो गई। महलूक शख्स का नाम हबीबुल्ला बताया गया है। और लोकसभा और राज्यसभा में आज दिल्ली के फ़िक़्रवाराना तशद्दुद के मामले पर ज़बरदस्त हंगामा देखने में आया। अपोजिशन ने तशद्दुद के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। हंगामे के दौरान कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज से पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। और दिल्ली में हुए फ़िक़्रवाराना तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। टीएमसी के मेंबरान पार्लियामेंट ने आंखों पर स्याह पट्टी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। दूसरी जानिब आप लीडर ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस
आप और कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा दें। अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाया कि आखिर इश्तियाल अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इस मुजाहरे में राहुल गांधी, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी समेत कई बड़े लीडर शामिल हुए। बात है कि दिल्ली में जो कुछ हो उसके ऊपर चर्चा हो जाए। दूसरी बात मांग ये भी है कि हमें किसी न किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये दिल्ली तो केंद्र सरकार के नीचे आती है, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ दूसरे ऐसे जो हिंसा के ऐसे इंसिडेंट्स, दुर्घटना हुए हैं, सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार से पूछिए, उनकी जिम्मेदारी है। अब तो किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री का। इसलिए हम चाहते हैं कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दे दें, और अंत में हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके जवाब दे दें कि क्या हो रहा है, क्या जिम्मेदारी। वो अब तक इस विषय पे 56 लोग के देहांत हो गए हैं। तो 56 इंच की बातें बहुत सुने हैं, लेकिन 56 लोग के देहांत अगर दिल्ली में हुए हैं और प्रधानमंत्री एक लफ्ज, एक शब्द नहीं निकाला अब तक, तो इसका मतलब क्या होता है? हम और अब बात करेंगे मुंबई के भिवंडी की बहादुर खातून सरोज की। सरोज आज ऑटो रिक्शा चलाकर न सिर्फ अपने अहल खाना की किफ़ालत कर रही हैं, बल्कि अपनी जैसी कई और ख़वातीन को इस रोज़गार से जोड़कर उन्हें खुद मुख्तार बनाने का काम भी कर रही हैं। तो आइए हम मिलते हैं इस बाहिम्मत खातून से। मुझे इजाज़त दें। आदाब। मुंबई के थाने और भिवंडी इलाके में ऑटो रिक्शा चलाने वाली सरोज पोटफोड़े मकामी लोगों के लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सरोज जब अपना ऑटो रिक्शा लेकर सड़क पर निकलती हैं, तो लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं। देखा लोगों ने तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सब बोल रहे महिला के लिए ऑटो बहुत अच्छा हुआ, महिला के लिए, खाली सुरक्षा के लिए। सरोज आज एक कामयाब खातून ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। इससे कबल उन्होंने कई सालों तक एक अस्पताल में मुलाजिमत की, लेकिन माली हालत में कोई सुधार नहीं आया, जिसके बाद सरोज ने कर्ज पर ऑटो रिक्शा खरीदकर चलाने का फैसला किया और आज वो अपने शौहर के साथ अपने 3 बच्चों के इखराजात बर्दाश्त कर रही हैं। सरोज इस बात पर यकीन रखती हैं कि खवातीन अगर कुछ ठान लें तो उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई समस्या नहीं है जिसपे हम महिला मात नहीं कर सकती। महिला सब कुछ कर सकती है जो मन में ठान ले तो। इस बाहिम्मत खातून ने इलाके की 100 से ज्यादा खवातीन को भी ऑटो रिक्शा मुहैया कराया है, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इस काम को मजीद बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए सरोज ने एक तंजीम तश्कील दी है। सरोज की हिम्मत और हौसले से मुतासिर होकर लोग इन्हें झांसी की रानी कहने लगे हैं। कोई भी मेरा नाम लेगा, झांसी की रानी को बुलाएंगे तो हम लोग जुट जाते, झगड़ा करते। हमने एक संगठन के, इसीलिए ये नाम से प्रसिद्धि हुई। माँ के इस काम पर बच्चों को भी फख्र है। एक माँ और लेडीज रिक्शा ड्राइवर है, सब बिजनेस वूमन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बड़ी होकर मम्मी का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मम्मी का सपना था पुलिस बनने का, वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसकी तकलीफ कम हो जाए, हम लोग की वजह से इतना ही टिके। मेरे को सिर्फ आर्मी इंजीनियर बनना है। न सिर्फ अहले खाना बल्कि आस पड़ोस के लोग भी सरोज की हिम्मत और जज्बे को सलाम करते हैं। सारी महिलाओं को इनसे एक सीख लेना चाहिए कि मेहनत करके, मजदूरी करके, जो भी है, या ऑटो चला के जैसा भी अपना घर बस गुजारा हो सकता है करना चाहिए। कि इन्होंने जैसा किया है कि जो जीरो होता है, जीरो से 100% तक पहुँचे, तो वैसा उन महिला ने इनका ये करना चाहिए। वो समाज को साथ में लेके चल रही है। वो उसने एक यूनियन भी बनाया है और महिलाओं को सिखाती भी है। सरोज ने ये साबित कर दिया है कि चैलेंजेस से घबराने के बजाय इनका सामना करना ही जिंदगी का नस्बुल-आइन होना चाहिए। आज ये खातून अपने अहले खाना के साथ साथ लाखों गरीब खानदान के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए प्रशांत पांडे की रिपोर्ट।